हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, सीटेट एग्जामिनेशन की। और इस चैनल पर भी हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करते हैं, आपको पसंद भी आती हैं। एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम इस बार ज़रूर क्वालिफाई होगा। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका तो क्वालिफाई होगा ही, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 80 से लेकर 90 के बीच में आते हैं। तो इस बार आपके मार्क्स इतने कम नहीं आएंगे, आप 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। बिलीव मी, आपको बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो कि मैंने खुद अप्लाई करी थी और मेरे भी दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। उसी तरीके से आप भी इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके बहुत ही कम प्राइस पर CDP के नोट्स परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, ओनली 80 रुपीज़ में, जो कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। और देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं और उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि येस, उन्हें नोट से काफ़ी मदद हो रही है। और मैं क्लासेस भी आपकी करवाती हूँ यूट्यूब पर, आप लोग जानते ही हैं। तो अगर आपको परचेज़ करना होगा फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने ये नोट्स जो है प्रिपेयर किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपनी स्ट्रेटेजी पर चलते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है, यूज़ करनी है, ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है इस बीच में, क्योंकि आप में से ही कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कौन सी बुक लें या हम थ्योरी के लिए कौन सी बुक लें। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा से बोला है, सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए। सिलेबस में जो जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है, उससे बाहर का आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जैसे अगर मैं NCERT की बात करूँ, अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जानते ही हैं आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग हो जाता है। या तो आप मैथ साइंस लेंगे या फिर आप SST लेंगे, तो वहाँ पर आपको NCERT पढ़नी होती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि NCERT कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़नी है। उनके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई 6 क्लास से उठा के 12th क्लास की NCERT पढ़नी है तूने और तेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और आप लोग भी मेरे फ्रेंड ने बोला है करके पढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो कि मैंने आपको बोला, सिलेबस उठाकर देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT प्रिपेयर करनी है क्लास 6 से लेकर 8th की। इससे बाहर आपको प्रिपेयर नहीं करना है फ्रेंड्स, ये इनफ है। अगर आप इतना कर लेते हैं, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप पेपर 1 में EVS की बात करें, तो EVS में आपको क्या पढ़ना है, NCERT पढ़नी है। ठीक है, क्लास 3rd to 5th की जो बच्चों की NCERT होती हैं, उनको आप अगर पढ़ेंगे ना, 1 वीक में वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, दूसरों के नोट्स लेते हैं, उनसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगी, आप दूसरों के नोट्स कभी मत पढ़िए फ्रेंड्स। क्योंकि जो भी पर्सन अपने नोट्स बनाता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है, खुद से समझ कर बनाता है। उसको जो चीज़ें समझ में आती हैं वो उस तरीके से उसको डिज़ाइन करता है। और आप सोचते हैं कि मैं भी उसके नोट्स पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम ऐसे क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं होता है। आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, आपने सिर्फ उतने ही करने हैं, उससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। भले ही आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट कर रहा हो कि भाई ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस आता है, इसको देख ले, यहाँ से पढ़ ले, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स। आउट ऑफ द सिलेबस आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और ये 1-2 क्वेश्चन भी आपका सिर्फ और सिर्फ EVS में आया था पिछली बार, और किसी भी सब्जेक्ट में आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता है। इसलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ध्यान रखिएगा। NCERT सिर्फ और सिर्फ 6 to 8th की फॉलो करनी है। बाकी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमें हिंदी और इंग्लिश का पैसेज करवा दीजिए। क्योंकि देखिए, आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती हैं, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें। एक लैंग्वेज मोस्टली लोग हिंदी लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं। तो इनमें आपको पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखिए 2 पैसेज आपके इंग्लिश में आते हैं और 2 आपके हिंदी में आते हैं। हिंदी में जो आते हैं उन्हें गद्यांश पद्यांश बोलते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि इनको सॉल्व करने की कोई ट्रिक बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये जो आपका हिंदी 30 मार्क्स का आता है, जिसमें से 15 नंबर के आपके 2, एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। ये 15 नंबर ना आपके फ्री के हैं। जी हाँ, एकदम फ्री के, बस आपको नकल करनी आनी चाहिए। अब वो नकल कहाँ से करनी है, पैसेज से ही आपको नकल करके आंसर बताने हैं। और ये एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड पर है, तो आप इजीली पैसेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, स्क्रॉल करना होता है ऊपर नीचे, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। बट ऑफलाइन एग्जाम में पैसेज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो आप लोगों की ही डिमांड पर मैं 1-2 दिन बाद आपको आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपने गद्यांश और पद्यांश से नकल करके अपने आंसर करने हैं और ये 15 के 15 मार्क्स जो है गेन करने हैं। ये बहुत ही ईजी होता है फ्रेंड्स, इससे ईजी कुछ नहीं होता है सीटेट में। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि सीटेट में जितने सब्जेक्ट भी आपके आते हैं सभी के वो एकदम स्ट्रांग हो, जी नहीं। कोई ना कोई 1 या 2 सब्जेक्ट हर किसी का वीक होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश वीक होता है। अब देखिए आप में से बहुत काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको ये कह रहे होंगे कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस पर आप फोकस करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जिसमें आप वीक हैं उस पर फोकस करिए। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँगी कि जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि उसमें से 1 नंबर भी आपका कम होने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी ना रहे। मैं वही स्ट्रेटेजी बता रही हूँ फ्रेंड्स जो मैंने खुद फॉलो करी है, बिलीव मी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते ही हैं 5 सब्जेक्ट आता है। एक हो गया आपका CDP, 2 आपके लैंग्वेज हो गए, सपोज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपने ले लिया, तीसरा आपका मैथ हो गया और चौथा 5वां आपका EVS हो गया। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वीक होगा। अब देखिए अगर आपका मैथ्स वीक है ना, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए। आप मैथ्स की सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी सॉल्व कर दीजिए बस। वैसे तो कंटेंट वाला पोर्शन भी पेपर 1 में इजी ही आता है, फिर भी जिनकी मैथ्स वीक है, जिनको डर लगता है, वो क्या करिए, मैथ्स की पेडागोजी को पढ़ डालिए जो कि 15 मार्क्स की आपकी आती है। यहाँ से आपके 15 मार्क्स कंफर्म होने चाहिए। भले ही आपके कंटेंट में 00 आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद फॉलो करी है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हर किसी के स्ट्रांग नहीं होते हैं। अब हो सकता है किसी का इंग्लिश अगर वीक है तो आप इंग्लिश पे ही फोकस किए जा रहे हैं, नहीं। इंग्लिश को आप थोड़ा सा हटा दीजिए, आप बस उतना करिए जितना आपसे हो सकता है। पेडागोजी इसकी भी सॉल्व कर सकते हैं आप। बट जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, मोस्टली लोगों का क्या होता है, CDP, हिंदी और EVS, इनमें बहुत अच्छी पकड़ होती है लोगों की। ठीक है, और ये आपके टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 90 मार्क्स के, क्योंकि 30 नंबर का एक पेपर होता है। अगर आप इन 90 मार्क्स को इतना स्ट्रांगली पढ़ लो कि आपका 1 नंबर भी कम ना हो, तो सोचो आप यहीं से सीटेट क्वालिफाई कर गए, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला आप क्या करिए, जो भी सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, जैसे CDP स्ट्रांग हो सकता है किसी का इंग्लिश स्ट्रांग हो सकता है किसी का मैथ्स स्ट्रांग हो, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको इस तरीके से पढ़ने हैं, एकदम बाय हार्ट आपको समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट आप ऐसे चूज़ करिए जो कि आपको ईजी लगते हैं, जिनमें आपको बिलीव है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। उन तीनों सब्जेक्ट को आप डीपली पढ़ डालिए, ताकि उनसे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ होती भी हैं, तो एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं गलत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये भरोसा खुद पे रखना है। ठीक है, उसके बाद जो बचे 2 सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंग्लिश और मैथ्स वीक है, तो आप क्या करिए, मैथ्स की पेडागोजी कर लीजिए, क्योंकि पेडागोजी ईजी होती है। इंग्लिश का भी आप पेडागोजी कर लीजिए, आपको वो ईजी लगेगा। ठीक है, और वैसे तो खैर मैथ्स का कंटेंट भी ईजी ही होता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लग सकता है। और इंग्लिश भी इतना टफ नहीं आता है, काफ़ी ईजी आता है। बट अगर आपको फिर भी डर लगता है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस मत करिए, आप उन सब्जेक्ट पर फोकस करिए जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि अगर देखिए फॉर एग्जांपल ये 3 सब्जेक्ट जैसे आपके स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि मैंने कहा 3 सब्जेक्ट तो आपको चूज़ करने ही होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिनमें आप खूब मेहनत करोगे। ठीक है, 100%। तो 90 मार्क्स का ये हो गया। सपोज़ आपके ये 90 में से 80 मार्क्स यहीं पर आ गए, उसके बाद आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, ओनली 10 नंबर चाहिए, है ना। 80 तो आप यहीं से ला गए, तो क्या 10 नंबर आप इंग्लिश और मैथ्स में नहीं ला सकते, मिला करके ला सकते हैं। ऑब्वियसली मैथ्स की पेडागोजी से ला सकते हैं, इंग्लिश की पेडागोजी से ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है 3 सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, ये चीज़ दिमाग में बिठा कर चलिएगा। सेम ऐसे ही चीज़ आप सीटेट पेपर 2 के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप जब एग्ज़ाम देंगे ना, उसके बाद खुद आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि यस, इस स्ट्रेटेजी से मेरा सीटेट इस बार क्वालिफाई हुआ है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले, उसमें भी यही कमेंट्स आए थे, क्योंकि उनका सीटेट क्वालिफाई हुआ था। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, जैसे उनका अगर मैथ्स वीक है तो वो उसी के पीछे लगे रहते हैं, उसी की प्रैक्टिस करो, उसी की प्रैक्टिस करो, उसी की करो, उसके चक्कर में अदर सब्जेक्ट्स को वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मैथ्स में भी वो जाएगा, और अगर मैथ्स में कर भी लिया अच्छा तो 30 में से 30 आ गए, बाकी सब्जेक्ट का क्या, वहाँ तो आपने मेहनत करी नहीं मैथ्स के चक्कर में, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। जो स्ट्रॉन्ग है 3 सब्जेक्ट, उनको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट में आप क्या करिए, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा,
ज़्यादा नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो आपने ज़रूर लगाने हैं। हम इस चैनल पर भी लगा रहे हैं, डेली इवनिंग में आपके लिए क्लासेस आती हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी करते हैं और आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं और वो पॉजिटिव कमेंट्स देखकर मुझे खुद अच्छा लगता है कि यस, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और हम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन्हें ये चीज़ पता भी होगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, सिलेबस को फॉलो करते हुए चलना है, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है और एनसीईआरटी सिर्फ 8th तक की पढ़नी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी अब के बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और पैसेज को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, हिंदी और इंग्लिश के पैसेज को, उसके लिए 1-2 दिन बाद आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप अपना पैसेज में भी बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी डाउट आ रहे थे कल की क्लास में कि कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो आपका सीटेट इस बार ज़रूर क्वालिफाई होगा फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा, 90 मार्क्स अगर आपके आते हैं तभी आप सीटेट में क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। और अभी आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीपीएससी टीआरई 4.0 आपका अगस्त में आने वाला है, DSSS भी है, NVS है। तो 2024 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो सीटेट एग्ज़ाम इस बार आप ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आप यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं इवनिंग में सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।